जस्टिस नरसिंह रेड्डी जी, डॉक्टर टी हनुमान चौधरी जी, श्रीमान संजीव शर्मा जी और सभी उपस्थित महानुभाव, सबको नमस्ते। वो जो हम लोगों का इतनी पीढ़ियों से अनुभव से जो धर्म बनता है वो हमारा स्वधर्म है, वो हमारी स्व संस्कृति है। और उस स्व को जितनी भी बातें मजबूत करती है, जितनी भी बातें आधार देती है, वो सब हमारे स्व का भाग बन जाती है। और इसलिए जिस भाषा में हमने ये सीखा, हमने ये समझा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गया, वो भाषा भी हमारे स्वाभिमान का विषय बन जाती है। और जब हम स्व की बात करते हैं तो उसमें वो बात भी आती है। और इसलिए स्वाधीनता के आंदोलन के में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था ये कि हम अपनी स्वभाषा में बोलेंगे, स्वभाषा में लिखेंगे, स्वभाषा का प्रयोग करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण था। और इसलिए स्वाधीनता के आंदोलन को अगर देखते हैं तो ध्यान में आता है कि इसे अपने हमारे यहाँ की नृत्य परंपरा, हमारे यहाँ की संगीत परंपरा, हमारे यहाँ की स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर, हमारे यहाँ की प्रस्तुतियां, हर बात के लिए संघर्ष करना पड़ा है, हर बात के लिए संघर्ष करना पड़ा है। और इसलिए जब मैं देश भर में पहले से ही देख रहा था, लेकिन अभी पिछले एक वर्ष से बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने का मौका मिला, तो ये ध्यान में आया कि केवल जंग का मैदान अंग्रेज़ों के सामने उनकी विदेशी सत्ता को उखाड़ने का केवल जंग का मैदान नहीं था। तो जीवन के हर क्षेत्र में एक संघर्ष था, एक युद्ध चल रहा था कि हम अपने कपड़ों को भी अपना स्व पोशाक पहनेंगे, हम अपनी पूजा पद्धति, हम जिसको मानते हैं उस तरीके से चलेंगे, हम अपने जीवन की पद्धति को उस तरीके से जिएंगे। हर बात के लिए संघर्ष था, हर बात के लिए संघर्ष था। और इसलिए मैं अभी ये पुस्तक देख रहा था, नारायणराव पवार जी के बारे में, जिनको आंध्र में, तेलंगाना में, तेलुगु में भगत सिंह कहा जाता है। वास्तव में इस स्वाधीनता का संघर्ष लोगों ने इस स्वधर्म की रक्षा के लिए किया। उन्होंने भी जो इतना बड़ा कदम उठाया, इतना बड़ा कदम उठाया कि जिसने हिला दिया यहाँ की विदेशी सत्ता को, वो कदम भी उनके मन में जो इस स्वधर्म का जो भाव था, मजबूत था, उसके लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। और ये हमारा जो स्वधर्म है, इस स्वधर्म को एक दिन में किसी को कोई कल्पना आ गई, कोई संदेश आ गया और किसी ने लिख दिया, ऐसा स्वधर्म नहीं है हमारा, जिसका कोई परिशुद्ध नहीं कर सकता, जिसमें कोई फिर से नई कल्पना नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। ये स्वधर्म बार बार हजारों विद्वानों ने, हजारों लोगों ने, पीढ़ियों ने देख देख कर, समझ कर, अनुभव करते हुए, साधना करते हुए, पूरा जीवन भर तप कर इसको परिशुद्ध करते करते परिपूर्ण किया है। इसकी एक बहुत बड़ी साधना है। और इसीलिए जिन्होंने भी साहित्य का निर्माण किया, जो ये बात स्पष्ट करते, उनको हमने ऋषि का दर्जा दिया। जोड़ तोड़ करके साहित्य करने वाले नहीं, जो अपनी साधना से स्वयं अनुभूति करते हैं और उसके आधार पर पूरे समाज के कल्याण के लिए लिखते, वो वास्तव में सच्चे साहित्यिक हैं। उनको हमने ऋषि का स्थान दिया है हमारी परंपरा में।
वेद क्या है हमारे? वेद साहित्य है। ऐसा साहित्य दुनिया में, ऐसा साहित्य निर्माण नहीं हुआ कि जो लोक कल्याण के लिए हो, आने वाली हजारों पीढ़ियों के कल्याण का मार्ग बताता हो। तो ऐसा साहित्य निर्माण करने के लिए कितनी साधना हुई होगी। कहते हैं कि एक व्यक्ति ने नहीं लिखा, मंथन हुआ, बहुत बड़ा मंथन हुआ। उस मंथन से जो वाणियां निकली, जो साहित्य बना, उसको हम वेद कहते हैं। महाराष्ट्र में एक परंपरा है संत ज्ञानेश्वर की। संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी लिखी और संतों की साहित्य को साहित्य के रूप में केवल अलमारी में नहीं रखते, उसको यहां रखकर यात्रा निकालते हैं। मतलब उसका उतना महत्व है क्योंकि वो हमें, उसका स्थान यहां है, हमारे भी ऊपर। ऐसे साहित्य की हमारे समाज में, हमारे देश में लोक कल्याण के लिए एक लंबी परंपरा बनी है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, ये क्या है? ये बहुत बड़े साहित्य है। जो साहित्य हमें जीवन को वो कैसे जीना चाहिए, हमें अगर संघर्ष करना है तो किस बात के लिए करना चाहिए, कहाँ हमें पूर्ण समर्पण करना चाहिए, कहाँ हमें शरण जाना चाहिए, कहाँ हमें विनम्र होना चाहिए, कहाँ सीना तान कर खड़े होना चाहिए, जिसका कोई कंफ्यूजन नहीं देता है। कभी कभी होता है आजकल, जहाँ विनम्र होना चाहिए वहाँ सीना तान कर खड़े हो जाते लोग, और जहाँ सीना तान कर खड़े होना चाहिए वहाँ विनम्र हो जाते हैं। ये संस्कृति नहीं है हमारी, ये हमारा स्वधर्म नहीं है। इसलिए हमें वैसे साहित्य चाहिए जो हमें ये सिखाते हैं कि कहाँ विनम्र होना है और कहाँ सीना तान के खड़े होना है। वो साहित्य चाहिए हमें। ये साहित्य की परंपरा लगातार चलती रही है। जब मुगलों का आक्रमण था, तुलसीदास जी ने रामायण लिखा। तुलसी रामायण ही बोलते हैं हम लोग। रामायण लिखा। उनका राम कैसा है? उनका राम ये धनुष्यधारी राम है जो युद्ध के लिए निकलता है। उस परिस्थिति में वो उस कथा को लोगों को बता रहे कि जो दुष्ट है उसकी शक्ति अपार होने पर भी पैदल चलने वाला जो रथ पर विराजमान नहीं है, वो राम भी युद्ध करता है और वो युद्ध में विजयी होता है। वो राम है, तुम उस राम की संतान हो। ये संदेश उनको दिया जा रहा है साहित्य के द्वारा। दिखने के लिए तो साहित्य है, राम की कथा है, लेकिन उस कथा से एक बहुत बड़ा संदेश है। और ये काम अपने देश में लगातार हुआ है। वीर सावरकर लंदन जाते हैं, वो लिखते हैं, उनकी पुस्तक आती है स्वाधीनता संग्राम 1857, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये क्या है? ये साहित्य लिखा है एक युवा, उनकी उम्र ही क्या है, एक युवा सावरकर ने लिखा है। वो इतनी मेहनत से पूरी सामग्री इकट्ठा करता है। एक दृष्टि वो है जो ये कह रही है कि इट्स अ सिपाही मिटनी। कुछ लोगों ने ऐसी ही आवाज उठा दी और डिसिप्लिन तोड़ दिया। दृष्टि है। और एक दृष्टि, एक विजन ये है कि नहीं, ये हमारे स्वधर्म के लिए, हमारी स्वाधीनता के लिए एक संघर्ष करने वाले वीर सेनानी थे जिन्होंने पूरे देश में ऐसा संघर्ष खड़ा किया। और ये इसलिए ये स्वाधीनता का संग्राम था। इसलिए हमें साहित्य चाहिए जो हमें दृष्टि देगा, एक साफ तौर पे बताएगा कि हमें किस दिशा में जाना है, जो समाज का मार्गदर्शन करने के लिए सक्षम हो। ऐसे साहित्य की हमें जरूरत है। उन्होंने किताब लिखी 6 स्वर्णिम पृष्ठ, 6 गोल्डन पेजेस। हमारा इतिहास
हारने का नहीं है, मिटने का नहीं है। हमारा इतिहास संघर्ष का है, विजयी होने का है। उन्होंने लिखा कि कैसे किस तरीके से आक्रमण हुए, शक आए, गुण आए, लेकिन कैसे हमारे ही देश के लोग खड़े हुए। कठिन परिस्थिति में जब नंद राजा भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, उस समय सामान्य जनता का भी यह कर्तव्य होता है कि वो खड़ी हो और अपने से एक नए राजा को जन्म दे। हताश होने की कोई कारण नहीं है। दुनिया में ऐसे कई इतिहास में ऐसे राष्ट्र है, ऐसे देश है कि जिनका राजा समाप्त हो गया, देश समाप्त हो गए, लेकिन हमारी कहानी अलग है। उसी परंपरा को शिवाजी महाराज दोहराते हैं। समर्थ रामदास लिखते दासबोध में, उन्होंने भी साहित्य का निर्माण किया। वो लिखते हैं कि समर्थाचिया सेवका वक्र पाहे, असा भूमंडली कोण आहे। इस दास का, इस राम का जो भक्त है, उसको तिरछी नजर से देखने वाला इस दुनिया में कौन है, इस पूरी भूमंडल पे कौन है, वो प्रश्न पूछते हैं, खड़ा करते हैं। और उसका प्रभाव होता है कि पूरा समाज खड़ा हो जाता है। जिसका राज्य कभी मिटेगा नहीं, ऐसा सोचने वाले लोग, ऐसे सोचने वाले लोग खड़े हो जाते, उठ खड़े हो जाते कि नहीं, हमें हिंदवी साम्राज्य स्थापित करना है, ये हमारा देश है। ऐसा स्वाभिमान देने वाला, ऐसी प्रेरित करने वाले साहित्य समाज में, हमारे देश में सतत रूप से आता गया। देश के हर कोने में, हर भाषा में। और कोई विद्वान आएगा तो बताएगा शायद कि तमिल में कौन से ऐसे साहित्य लिखे गए, तेलुगु में और क्या लिखा गया। हर भाषा में ऐसे साहित्य समय समय पर लिखे गए। ये हमारे देश का, जिसका उल्लेख आज हुआ है, एक प्रदूषण हमारे साहित्य में भी आया। जो षड्यंत्र देश में चला, मुगल आए, उन्होंने भी केवल हमारे मंदिर नहीं तोड़े, उन्होंने नालंदा को भी जलाया, तक्षशिला को भी नष्ट करने का प्रयास हुआ। क्योंकि वो भी जानते थे कि हमारे समाज की जो शक्ति है वो उस साहित्य में है। वो साहित्य ऐसे है कि जो बार बार सुनने से फिर से लोग ये यहां खड़े हो जाते हैं। परंतु शायद वो ये नहीं जानते थे कि हमारा साहित्य केवल किताब में नहीं है, ये साहित्य तो हमारी रग रग में है, जो पुनः पुनः जन्म लेता है और पुनः पुनः वो संघर्ष खड़ा होता है। पिछले कुछ वर्षों में अपने देश में भी ऐसा चला। आजादी के पहले ही ये प्रारंभ हो गया था, लेकिन स्वाधीनता के बाद पता नहीं, और अच्छा होना चाहिए था, लेकिन शायद कुछ समस्या हुई। और साहित्य में भी ऐसे साहित्य आने लगे, आज भी उसको आगे ले जाने वाले लोगों की जमात है, देश में है, जिन्होंने हमें बताया कि लिखा उन्होंने कि द ग्रेट मुगल्स। अभी मुझे किसी ने फोटो भेजा कल कि आईटीडीसी का, गवर्नमेंट का ही कोई होटल है जयपुर में, और उसमें लिखा है द ग्रेट मुगल्स नाम से एक मुगल होटल है, उसमें मुगल नाम से होटल है, और उसमें द ग्रेट मुगल नाम से उनका बड़ा मैप लगा हुआ है कि कैसे कैसे उन्होंने देश पर साम्राज्य बनाया। अब हमारे स्वाधीन भारत के 75 वर्ष जब मना रहे, तब भी ऐसे लोग हैं, और इसलिए बहुत आवश्यक है ऐसी बात को चैलेंज करना, चुनौती देना बहुत आवश्यक है। ऐसा लिखा गया कि हमारे क्रांतिकारक ये आतंकवादी थे, और हमारे जो शासक थे वो बहुत अच्छे थे।
ये देखिए, मैं देख रहा था कि हमारे देश में 1800 लगभग 60 से 1920 या लगभग उसके बीच में बहुत सारा एक ऐसा साहित्य भी आया कि जिन्होंने भारत के गौरव के बारे में लिखा, जिन्होंने लिखा कि भाई भारत का इतिहास, भारत का जो इतिहास है वो इतिहास गौरवपूर्ण इतिहास है। हमारा इतिहास केवल युद्धों का नहीं है, हमारी ट्रेड हिस्ट्री के बारे में लिखने की जरूरत है, उस पर साहित्य की जरूरत है कि कैसा व्यापार था, किस तरीके से सुंदर सुंदर बातें पूरी दुनिया में एक आकर्षण का केंद्र बनी थी। हमारे यहाँ के कपड़े, हमारे यहाँ के जितने भी प्रकार के डायमंड्स थे, जितने भी प्रकार के खाने के मसाले थे, पदार्थ थे, बहुत सारा एक हिस्ट्री है। और जिस व्यापार के मार्गों में अभी मिला है, किस तरीके से हमारी जो सुंदरता थी, जीवन की पद्धति थी, उसका भी प्रचार उस रूट्स पर हुआ है। अभी उसके कुछ अंश जगह जगह मिल रहे, उस पर नए नए साहित्य की आवश्यकता निर्माण हुई है। हमारे योग के बारे में अभी मालूम हुआ है, लेकिन हमारी मेडिसिन की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। कभी कभी मैं पूछता हूँ, हम इतने गए गुजरे थे, अभी तो दुनिया में 600 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, 600 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, हम तो 160 ही है, 130 करोड़ ही है। लेकिन एक समय तो ये था कि दुनिया में 100 करोड़ लोग थे, हम 33 करोड़ थे, मतलब 1/3 पॉपुलेशन था। तो अगर हमारी हेल्थ सिस्टम इतनी खराब थी तो हम तो सबसे लिस्ट पॉपुलेशन वाले होने चाहिए थे, लेकिन हम तो 1/3 पॉपुलेशन वाले लोग थे। तो ये एक लंबी चौड़ी, तो इसलिए हमारी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बहुत लिखा गया। मुखोपाध्याय जी ने, मुखर्जी ने लिखा कि ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने वो पुस्तक पब्लिश भी की है 1920 के पहले, लेकिन अब वो हमारे लाइब्रेरीज में नहीं है। केमिस्ट्री पर लिखा गया, बहुत सारी चीजें लिखी गई। हमारे जितने भी ऋषि थे, उन्होंने अपना अनुसंधान, अपना रिसर्च किताब के रूप में लाया। और इसलिए साहित्य की परंपरा केवल कथाओं की नहीं है, साहित्य की परंपरा बहुत विशाल है अपनी। हर बात में अगर हम कालिदास का मेघदूतम देखेंगे, इतना बड़ा विशाल साहित्य तो निर्माण ही नहीं हुआ, लेकिन मेघदूतम में कालिदास जब वर्णन करता है तो वो बोलता है कि भाई मेघ तुम जाओ, संदेश लेकर जाओ, बड़ा सुंदर कथा है। लेकिन वो वर्णन जो करता है, वो कितनी चीज़ों का वर्णन करता है कि तुम जाओगे तो यहाँ ये वनस्पति आएंगे, ये मौसम आएगा, और किस प्रकार की चीज़ें आप दिखेगी, कौन से फूल आएंगे, फिर मौसम बदलेगा, तुम वहाँ पहुँचोगे तो वहाँ ये इसका अनुभव करोगे। यानी ऋतुओं का, वनस्पतियों का, पुष्पों का, उसके परिणामों का, उसका इतना वर्णन है उसमें, लगता है कि ये साहित्य की एक रम्य कथा है या ये पूरे एक ज्ञान है, बॉटनी का, साइंस का, ऋतुओं का कितना सारा ज्ञान है। तो हमारी जो साहित्य परंपरा है वो एकांगी नहीं है, मतलब एक तरफा जाने वाली नहीं है। उस साहित्य में ये सारा वर्णन है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, और इसलिए ये एक बहुत बड़ा विशाल भंडार है साहित्य का, जीवन के हर क्षेत्र का। आज इस युग में जब हम स्वाधीनता के 75 वर्ष मना रहे हैं, तो स्वाधीनता विदेशी दास्ता से हमें मिली है, परंतु उस स्वाभिमान और उस स्वराज की आज भी आवश्यकता है। उस स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण हो गए, आने वाले भविष्य के बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। केवल अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया को एक संदेश की आवश्यकता है जो भारत दे सकता है। भारत की जिम्मेदारी है, भारत का कर्तव्य है। आज पूरी दुनिया में लोगों को वो कथाएं चाहिए,
वो साहित्य चाहिए जो जीवन में आनंद क्या होता है, प्रेम क्या होता है, परस्पर रिश्ते क्या होते हैं, हम परस्पर रिश्ते रखने से क्या होता है, इसके बारे में साहित्य की आवश्यकता है। ऐसे सुंदर साहित्य की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन देशों में भी दुख बहुत है। अमेरिका में 46% डाइवर्स रेट है। 43% बच्चे केवल एक ही पेरेंट के पास रहते मजबूरन। कितना दुख होगा जीवन में। और इसलिए आज ऐसे साहित्य की जरूरत है जो हमारी पीढ़ी को भी चाहिए कि वो समझे कि भाई जीवन क्या होता है, जीवन में सुख क्या होता है, आनंद क्या होता है, प्रेम क्या होता है। बहुत सारा साहित्य बनाया गया फेमिनिज्म के नाम पर, बहुत सारा साहित्य है, उस पर कथाएं लिखी गई, उस पर फिल्में बनाई गई, बहुत सारी चीजें की गई, ताकि पूरी दुनिया के लोग इस तरीके से सोचने लग जाए कि भाई हम दो दुनिया है, एक पुरुषों की और महिलाओं की। अब इसको एक दिन में किसी एक भाषण से, किसी के एक बोलने से, किसी एक कानून से ठीक नहीं किया जा सकता। जोर जबरदस्ती इसको ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो विचार आज हमारे घर तक भी पहुंचा हुआ है, इसकी धारणाएं पहुंची हुई है। इसको बहुत प्रेम से, बहुत आराम से, सही धारणाओं को बहुत आराम से साहित्य के द्वारा लोक मन, लोक जागरण से ही इसको ठीक तरीके से स्थापित किया जा सकता है, जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जीवन की कल्पनाओं के बारे में है। हमारा ये स्वाधीन देश हुआ तो उन स्वाधीनता के लिए जिन्होंने बलिदान किया उनकी कल्पना कौन से देश की थी? उन्होंने अपने संविधान में, प्रियम्बल में लिखा है, संविधान के चित्रों में लिखा हुआ है कि राम का चित्र रखा हुआ है। उनकी धारणा क्या थी कि हमें कौन सा देश बनाना है। और इसलिए इस पीढ़ी के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम देश को इस आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त संकल्प करें कि हम उस दिशा में देश को ले जाएंगे। समृद्धि से एक सुपर पावर केवल बनने से हमारा सपना पूरा नहीं होगा। केवल सुपर पावर का सपना अपने स्वाधीनता सेनानियों का नहीं था, एक महान देश बनाने का सपना उनके मन में था। और उस महानता की जो चाह उनके मन में थी, जो संकल्प था, उसी ने उनको प्रेरित किया इतने कष्ट लेने के लिए, इतने बलिदान करने के लिए, इतना संघर्ष करने के लिए। आज ऐसे साहित्य को प्रोत्साहन देने की जरूरत है, ऐसे साहित्य के निर्माण की जरूरत है। और ऐसे गोलकोंडा फेस्टिवल या और ऐसे जितने भी फेस्टिवल हैं उसके माध्यम से इन बातों को समाज के सामने लाने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से ये कार्य बहुत अभिनंदनीय हुआ है। आज लाइब्रेरीज में बहुत सारे यहाँ पुस्तक प्रकाशित हुए, बहुत अच्छी बात है, अभिनंदनीय है। क्योंकि देश की लाइब्रेरीज में ऐसी किताबें जाने की जरूरत है, हमारे एकेडमिक्स में ये किताबें आने की जरूरत है, ऐसी किताबें रेफरेंस बुक बनने की जरूरत है। जितना भी अध्ययन दुनिया में हो रहा है, हमारी यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, उनके सामने ये विचार भी आना जरूरी है। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरीज इसके विपरीत विचारों के साहित्य से बहुत बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में भरी पड़ी है, बड़ी संख्या में है। अभी मेरे एक साथी है, उन्होंने किताब लिखने का प्रयास किया, द हिस्ट्री ऑफ साइंस इन इंडिया नाम से किताब उन्होंने तैयार की। अभी उन्होंने अपना अनुभव बताया कि मैं लाइब्रेरीज में गया तो पता नहीं इसकी किताबें नहीं मिल रही थी, लेकिन जब
वो अपनी जेएनयू की लाइब्रेरी में गए तो कोई बताने वाला नहीं था। जब इन्होंने बताया कि वो पुरानी पुरानी किताबें चाहिए जिनको किसी ने नहीं देखा होगा, तो लाइब्रेरी के असिस्टेंट ने कहा सर वो एक फ्लोर है जिसमें आप जाइए, उसमें आपको ये किताबें मिलेगी। उन्होंने कहा कि वो सारी किताबें धूल खा रही थी, रखी हुई थी। 1960 की किताबें, पीसी रे की किताब है, इन्होंने लिखा है, मुखोपाध्याय जी की किताब है, बहुत सारी किताबें थी, बहुत सारी साहित्य मिला। अभी उन्होंने पहली पुस्तक बस उसका कैटलॉग के रूप में लिखा हुआ है। ये बहुत मेहनत करने की भी जरूरत है। कौन सा साहित्य है। अभी मैं गया था, नागा स्वामी करके बहुत बड़े अच्छे लेखक है, अभी उनकी आयु भी हमारे आज आदरणीय हनुमान जी है, उनसे भी और 4-5 साल ज़्यादा है, 96 ईयर्स है। उन्होंने इस उम्र में भी किताबें लिखी। उनका सतत, मैं तो उनको देखकर धन्य हो गया। उन्होंने लिखा कि द लैंड ऑफ वेदास, तमिलनाडु के बारे में, तमिलनाडु द लैंड ऑफ वेदास। उन्होंने इतनी ज़बरदस्त पूरे रेफरेंसेस के साथ ये किताब लिखी है। कोई जो लोग सारी दुनियादारी करते हैं, सो कॉल्ड द्रविड़ आंदोलन चलाते हैं, उनमें से कोई भी उनको चैलेंज करने के लिए नहीं आया। उन्होंने प्रयास किया कि इनकी जितनी उपेक्षा हो जाए उतना अच्छा, इनकी किताब न चले ज़्यादा अच्छा, लेकिन चैलेंज करने के लिए कोई नहीं आया। इसीलिए निराश होने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे पहले लगता था कि पता नहीं ये ऐसा एक साहित्य आंदोलन कैसे होगा, कहाँ से कौन लिखेगा। लेकिन जब मैं देश भर में प्रवास कर रहा हूँ तो मुझे अनुभव आ रहा है कि जब कोई अच्छा वातावरण बनता है तो ध्यान में आ रहा है कि बहुत हर कोने में लोगों ने ऐसा अध्ययन किया है, ऐसा साहित्य बनाया है, ऐसा लिखा है, उनको जगह नहीं मिली, उनको स्थान नहीं मिला। जब वातावरण बन रहा है, लोग सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हर कोने से निकल के आ रहे लोग। मैं पिछले दिनों पौंडीचेरी ऐसे ही फेस्ट में गया था, और भी इसके पहले कुछ और जगहों पर गया। ध्यान में आ रहा है कि हर जगह ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं, ऐसे लोग आ रहे हैं, और लोगों का ये मूड बन रहा है, ये मन बन रहा है, और ऐसे मंच जो है वो उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। आने वाले समय में ये हमारे लिए एक चुनौती भी है, और निश्चित रूप से हमारे लिए करणीय कार्य है कि ऐसे साहित्य का बाढ़ आनी चाहिए। द फ्लड ऑफ गुड लिटरेचर इज अ मस्ट। बाढ़ आनी चाहिए। बाढ़ में इसलिए बोल रहा हूं, बाढ़ जब आएगी तभी कचरा बह जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। बहुत बड़ा कचरा है, इसलिए छोटा मोटा सफाई से काम नहीं होगा, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लोग हैं, मैं कई जगह जाता हूं तो युवा साहित्यिक लोगों से मिलता रहता हूं। कल एक युवा साहित्यिक से मिला, उन्होंने महाभारत नाम से नया पुस्तक लिखा। महाभारत की 5 महिला पात्रों के बारे में बहुत नए दृष्टिकोण से उनके सामने प्रश्न था कि आज की पीढ़ी को मैं अलग भाषा में महाभारत को कैसे समझाऊं। जिनको लगता है कि महिला पात्रों की स्थितियां क्या थी, एक नकारात्मक भूमिका जाती है, उन्होंने बहुत अच्छा साहित्य, आकर्षक, रीडेबल और बहुत अच्छा साहित्य बनाया। ऐसे बहुत सारे युवा हैं जिनके मन में यह आंदोलन चल रहा है, जिनके मन में यह तूफान आया है कि भाई कुछ होना चाहिए। अब देश के बारे में गलत नहीं सुन सकते, समाज के बारे में, धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में गलत नहीं सुन सकते। ऐसा स्वाभिमान जागृत हुआ है। आज मुझे पूरा विश्वास है कि इस हमारे गोलकोंडा फेस्टिवल के, लिट फेस्टिवल के माध्यम से हमने ऐसे बहुत लोगों के मन में आशा का संचार किया होगा। बहुत लोगों के मन में ऐसी कल्पनाएं हम लोगों ने स्थापित की होगी, और आने वाले समय में निश्चित रूप से पूरे देश में जो एक राष्ट्रव्यापी स्वाधीनता का, स्वाभिमान का, स्वराज्य का जो आंदोलन चल रहा है, जो 75 वर्ष के सेलिब्रेशन से समाप्त नहीं होगा, वो और तेज हो जाएगा, उसकी गति बढ़ जाएगी।
उस गति में तेलुगु भाषा में, और हम सब मिलकर उसको और गति से आगे बढ़ाएंगे। इसलिए भगवान आपको सबको बहुत शक्ति दे, प्रेरणा दे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। पुनः एक बार आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, नमस्कार।